क्या आपने कभी खुद को देखा है? सच में देखा है? मैं किसी साधारण शीशे की बात नहीं कर रहा। मैं उन पलों की बात कर रहा हूं जब आप किसी शांत रात में अकेली रोशनी के नीचे खुद को निहारते हैं और एक अजीब सा सवाल दिल में उठता है, मैं कौन हूं? आंखों में आंखें डालकर खुद को देखते हुए कभी सोचा है कि जो मुझे देख रहा है वह भी मैं हूं और जिसे देखा जा रहा है वह भी मैं ही हूं? यह कैसी अजीब सी दोहरीता है। आज के इस पहले खंड में हम इस एक साधारण लगने वाले लेकिन बहुत गहरे और हिला देने वाले विचार को तलाशेंगे। आप खुद को कैसे देखते हैं और क्या वह देखना असल में समझना है? शुरुआत करते हैं एक छोटी कहानी से। विचार की व्याख्या। एक बार एक भूतपूर्व समय की बात है। एक शहर के कोने में एक आदमी रहता था। नाम था आकर्ष। आकर्ष एक दार्शनिक कलाकार था। वह चित्र बनाता था जो सिर्फ तस्वीरें नहीं होती थीं, बल्कि प्रश्न होते थे। हर पेंटिंग के नीचे वह एक ही पंक्ति लिखता था। क्या तुम जानते हो कि तुम्हें देखने वाला कौन है? लोग उसकी पेंटिंग्स को देखकर रुक जाते, खुद से कुछ पूछने लगते, पर जवाब कभी नहीं मिलता। एक दिन एक लड़का उसके स्टूडियो में आया और कहा, तुम हमेशा ये क्यों पूछते हो? क्या तुम जानते हो कौन देख रहा है? आकर्ष सिर्फ मुस्कुराया। तुम्हारा सवाल ही मेरी कला का मकसद है। वह छोटी सी कहानी सिर्फ एक रूपक है, क्योंकि हर एक इंसान हर रोज अपने आप से मिलता है, कभी आंखों में, कभी ख्यालों में, कभी खामोशी में, और हर बार एक नई शक्ल सामने होती है। यही है सोचने वाला आईना। जब आप आईने में अपना चेहरा देखते हो तो क्या देखते हो? वो नाक, वो आंखें, वो होंठ, सब परिचित लगते हैं, पर क्या वह आप हैं? क्या आप एक शरीर हैं? तो अगर कल को आपका चेहरा बदल जाए, प्लास्टिक सर्जरी हो जाए, तो क्या आप खत्म हो जाओगे? या फिर आपका दिमाग ही आप हो? अगर किसी याद को मिटा दिया जाए, जैसे किसी यूएसबी से फाइल डिलीट होती है, क्या फिर भी आप वही रहोगे? यह विचार मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस और दर्शन में द सेल्फ मॉडल थियोरी के नाम से जाना जाता है। एक दार्शनिक थॉमस मेटजिंगर का कहना है, स्वयं जैसी कोई चीज होती ही नहीं, सिर्फ एक सेल्फ मॉडल होता है, एक उपयोगी भ्रम। सोचिए जरा, आप जो समझते हो कि मैं हूं, वह एक भ्रम हो सकता है, एक सिमुलेशन, एक स्वनिर्मित मतिभ्रम, एक सोचने वाला आईना। परिणामों की खोज। अब आइए सोचते हैं, अगर आप एक भ्रम हैं तो सच क्या है? अगर मैं कह दूं कि आप एक सोच हैं, एक प्रक्रिया है, एक धारा है, जैसे बिजली का एक चक्र या एक लहर जो समुद्र में है पर समुद्र नहीं है, तो कैसा लगेगा? जब आप किसी दुखद स्मृति को याद करते हो या किसी खुशी से भरे पल को याद करते हो, उस वक्त जो आप महसूस कर रहे हो, क्या वह वही आप है जो कल था, या वह बदल चुका है? सोचिए, एक आईने में अगर आप हर रोज अलग चेहरा देखो, तो क्या आईना गलत है या आप? यही विरोधाभास है इस खंड का। स्वयं एक तरल सत्ता है, वह स्थिर नहीं है, वह लगातार विकसित हो रही है। हर अनुभव, हर सोच, हर भावना उसे नए तरीके से परिभाषित करती है, और फिर भी हम अपने आप को एक स्थायी लेबल दे देते हैं। मैं अंतर्मुखी हूं, मैं मजबूत हूं, मैं भावुक हूं। पर क्या ये सब आप हैं, या ये सब बस प्रतिबिंब हैं उस आईने में जो सोचता है? थोड़ी देर रुकिए और इस पर विचार कीजिए। क्या आपने कभी खुद से यह पूछा है कि अगर सब कुछ ले लिया जाए, नाम, यादें, चेहरा, भाषा, तो क्या बचेगा? एक शांत सा कोरा कैनवस। क्या वही असली आप है, या कुछ भी नहीं बचेगा? और अगर कुछ भी नहीं बचेगा, तो क्या हम वैसे ही खाली हैं जैसे कोई आईना जो खुद को कभी नहीं देख सकता? दार्शनिक डेविड ह्यूम कहते हैं, जब मैं भीतर झांकता हूं तो मुझे कभी कोई अस्व नहीं मिलता, बस संवेदनाओं का एक गुच्छा दिखाई देता है। ऐसे सोचना असहज हो सकता है, लेकिन यह अजीब तरह से मुक्त भी कर सकता है। अगर स्वयं एक भ्रम है तो दर्द भी भ्रम हो सकता है, जजमेंट भी, पहचान भी। तो क्या हम एक नए तरीके से जी सकते हैं, जैसे हर सुबह एक नई पहचान पहनकर जीवन का नया रूप लेते हैं, बिना बोझ के, बिना अपराध बोध के, एक प्रतिबिंब जो अपने आप में आजाद है। अगले खंड की ओर संक्रमण। तो अगर यह स्वयं बस एक भ्रम है, एक सोच का प्रक्षेपण है, तो एक स्पष्ट सवाल उठता है, अगर मैं भ्रमात्मक हूं तो मेरे चुनावों का क्या? क्या मेरी सोच मेरी अपनी है,
या सब कुछ पहले से ही तय हो चुका है? अगला खंड एक और दिमाग हिला देने वाले विचार को खोजेगा, मुक्त इच्छा का विरोधाभास। क्या हम सच में अपने निर्णय लेते हैं, या यह भी एक भूल भुलैया है जिसमें हम खुद को चलाने वाला समझते हैं जबकि कोई और दिशा दे रहा होता है? कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे आप कोई डिसीजन ले रहे हो, जैसे कुछ चूज करना है, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सी आवाज कह रही हो, क्या सच में तुम ये डिसीजन ले रहे हो या ये ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है? इमेजिन करो, एक शाम आप एक कॉफी शॉप में बैठे हो, सामने मेन्यू कार्ड है, आपके पास ऑप्शंस हैं, कैपुचिनो, लाटे, ब्लैक कॉफी। आप सोचकर ब्लैक कॉफी चूज करते हो और दिमाग में एक संतोष भरा थॉट आता है, मैंने ये डिसीजन लिया, ये मेरी चॉइस थी। पर अगर मैं आपसे कहूं कि शायद आपका डिसीजन लेने का डिसीजन भी आपने नहीं लिया। यह है फ्री विल का पैराडॉक्स, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो हमें सिर्फ चैलेंज नहीं करता, हमें जोर से हिला देता है। क्या हम अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? क्या मैं वो हूं जो मैं चुनता हूं, या मैं बस एक जैविक मशीन हूं जो एक भ्रम के अंदर निर्णय अनुभव कर रहा है? आज हम इस सेगमेंट में एक्सप्लोर करेंगे कि फ्री विल क्या है और क्यों हो सकता है कि यह सिर्फ एक कंफर्टिंग मिथ हो। टेक अ डीप ब्रेथ, क्योंकि यह थॉट थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन हम इसे सॉफ्टली, शांति से एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। चलिए शुरुआत करते हैं एक और कहानी से। एक लड़का था, नाम था ईशान। ईशान को हमेशा लगता था कि उसके पास कंट्रोल है। हर सुबह वह उठता, अपने कपड़ों का कलर चूज करता, ब्रेकफास्ट डिसाइड करता, कौन सी किताब पढ़े, क्या लिखे, सब कुछ। उसे लगता था मैं अपनी लाइफ का मास्टर हूं। एक दिन उसने एक डॉक्यूमेंट्री देखी जिसमें एक न्यूरोसाइंटिस्ट ने कहा कि जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो ब्रेन के कुछ रीजन्स ऑलरेडी एक्टिवेट हो जाते हैं, इवन बिफोर हमें पता हो कि हमने क्या डिसाइड किया है। मतलब डिसीजन तो ब्रेन ने ले लिया और कॉन्शियस माइंड उसे बाद में जस्टिफाई करता है। ईशान हिल गया, क्या मेरी चॉइस मेरी थी ही नहीं? और वहीं से उसका सफर शुरू हुआ, फ्री विल के इल्यूजन को समझने का। साइंटिफिक लेवल पर देखा जाए तो एक फेमस एक्सपेरिमेंट था, लिबेट एक्सपेरिमेंट। बेंजामिन लिबेट नाम के न्यूरोसाइंटिस्ट ने यह एक्सपेरिमेंट किया था 1980 में। उन्होंने वॉलंटियर्स के ब्रेन वेव्स को रिकॉर्ड किया जब उनसे कहा गया कि वे किसी रैंडम मोमेंट में अपने हाथ की उंगली हिलाएं। उन्होंने देखा कि जब इंसान कहता है अब मैं बटन दबा रहा हूं, उससे कुछ मिलीसेकंड पहले ब्रेन ऑलरेडी सिग्नल भेज चुका होता है। यानी ब्रेन ने डिसीजन ले लिया पहले और मैंने उस डिसीजन का सिर्फ अनुभव किया। इसका मतलब हो सकता है कि हमारे डिसीजंस भी एक प्री रिटन कोड का पार्ट हैं, जैसे एक फिल्म चल रही हो और हमें लग रहा हो कि हम डायरेक्टर हैं। यह समझना एक एग्जिस्टेंशियल अर्थक्वेक जैसा हो सकता है। आप जो सोच रहे हो शायद वो आप नहीं सोच रहे, आप जो कर रहे हो शायद वो आप नहीं कर रहे। आप सिर्फ एक ऑब्जर्वर हो, एक कॉन्शियस अवेयरनेस हो जो एक स्क्रिप्ट को अनफोल्ड होते देख रहा है। एक्सप्लोरेशन ऑफ इम्प्लीकेशंस। अब सोचिए, अगर फ्री विल नहीं है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या? अगर कोई इंसान किसी बुरे काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्योंकि उसने खुद डिसाइड नहीं किया, तो फिर हम उसे कैसे जज कर सकते हैं? क्या उसका दंड वैध होगा? और फिर खुशी, गिल्ट, रिग्रेट, ये सब क्या हो जाते हैं? एक इल्यूजन के अंडर के इल्यूजन। और ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं कह रही, साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस भी अब कहने लगे हैं कि ह्यूमन बिहेवियर लार्जली एक रिजल्ट है एनवायरनमेंट का, जेनेटिक्स का और सबकॉन्शियस ट्रिगर्स का। सोचिए जरा, जब आप किसी से प्यार करते हैं या किसी बात पर गुस्सा हो जाते हैं, क्या आपका दिमाग ऑलरेडी वायर्ड था ऐसे रिएक्ट करने के लिए? क्या आपका बचपन, आपका कल्चर, आपके ट्रॉमा, ये सब पहले से ही डिसाइड कर चुके थे कि आप कैसे रिएक्ट करोगे? तो फिर मैं कहां हूं इस इक्वेशन में? एक और बार सोचिए, एक रास्ता है, दो मोड़ हैं, आप लेफ्ट लेते हो, आपको लगता है कि यह आपका डिसीजन था, लेकिन क्या यह डिसीजन भी इन्फ्लुएंस था ट्रैफिक लाइट से, वेदर से, आपके मूड से, या एक रैंडम मेमोरी से जो दिमाग में उस वक्त फ्लैश हुई? क्या सच में कोई डिसीजन फ्री होता है, या सब एक एल्गोरिदम है जो बस सेल्फ अवेयर हो चुका है?
और फिर भी हमें ये इल्यूजन चाहिए होती है। फ्री विल का इल्यूजन एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट है। अगर आपको लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हो तो लाइफ मीनिंगफुल लगती है, होप बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस आता है। ये इल्यूजन जरूरी है, वरना शायद डिप्रेशन, हेल्पलेसनेस और एग्जिस्टेंशियल ड्रेड हमें ले डूबते। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि फ्री विल है या नहीं, क्वेश्चन ये है अगर नहीं है तो क्या हमें उसका इल्यूजन बनाए रखना चाहिए? टेक अ मोमेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस। क्या आपके चॉइसेस जो आपको लगता है कि आप ले रहे हो वो वैसे ही रिपीट हो रहे हैं जैसे कोई डिजा व्यू? क्या आप भी उस सेम कॉफी शॉप में उसी ब्लैक कॉफी को बार बार चूज कर रहे हो, एक लूप में, और आपको लग रहा है कि हर बार ये आपका नया डिसीजन है? बहुत सारे थिंकर्स जैसे सैम हैरिस ये कहते हैं कि फ्री विल एक इल्यूजन है, लेकिन एक ब्यूटीफुल वन। क्योंकि अगर आप ये मान लो तो आप दूसरों को माफ करना सीखते हो। आप समझने लगते हो कि लोग सिर्फ अपनी प्रोग्रामिंग के मुताबिक रिएक्ट कर रहे हैं। किसी का गुस्सा, किसी की नफरत, किसी की जेलसी, सब उनके दिमाग की वायरिंग है। और शायद आप भी। ये अंडरस्टैंडिंग एक सॉफ्ट काइंड ऑफ फ्रीडम देती है। फ्रीडम फ्रॉम गिल्ट, फ्रीडम फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस, और एक नया काइंड ऑफ सरेंडर। ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट सेगमेंट। तो अगर आपके चॉइसेस भी स्क्रिप्टेड हैं, आपका सेल्फ भी एक इल्यूजन है, तो क्या बचता है? क्या कुछ ऐसा है जो रियल है, या हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं, एक इल्यूजन के अंदर इल्यूजन? अगला सेगमेंट ले चलता है एक और लेयर डीपर, द सिमुलेशन हाइपोथेसिस। क्या ये दुनिया जिसे आप टच, फील और स्मेल कर रहे हो एक्चुअली रियल भी है, या ये सिर्फ एक कॉस्मिक कोड है जिसमें आपका रोल लिखा जा चुका है? सोचो, एक दिन आप उठते हो और हर चीज वैसे ही है जैसे रोज होती है। मोबाइल स्क्रीन पर वही नोटिफिकेशंस, खिड़की के बाहर वही ट्रैफिक, वही सूरज। आपको सब कुछ असली लगता है ना? पर फिर एक अजीब सा ख्याल आता है, क्या हो अगर ये सब असली ना हो? क्या हो ये दुनिया, ये शहर, ये आसमान एक बहुत ही बारीकी से डिजाइन की गई सिम्युलेशन हो, जैसे कोई अल्ट्रा रियलिस्टिक वीडियो गेम, और आप उस गेम के अंदर एक कैरेक्टर हो, सेल्फ अवेयर, इमोशनल, इंटेलिजेंट, लेकिन फिर भी प्रोग्राम्ड। ये है द सिम्युलेशन हाइपोथेसिस। एक आइडिया जो कहता है जो दुनिया आप देख रहे हो वो असल में हो ही नहीं सकती। ये सिर्फ एक इल्यूजन है, एक डिजिटल रियलिटी, और आप उस वर्चुअल ड्रीम के अंदर हो। पहली बार जब ये ख्याल आता है दिल हल्का सा धड़क जाता है, पर फिर क्यूरियोसिटी आती है, और फिर एक सुकून भी। क्या पता इस इल्यूजन के अंदर एक नया तरह का सत्य छुपा हो। आज हम इस आइडिया को समझेंगे, धीरे धीरे, सॉफ्टली, जैसे किसी पुराने सपने के अंदर चल रहे हो। कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन। सिमुलेशन हाइपोथेसिस को सबसे पॉपुलर बनाया एक फिलोसोफर और साइंटिस्ट ने, निक बॉस्ट्रम। उनका कहना था अगर भविष्य की सभ्यताएं इतनी एडवांस्ड हो जाएं कि वो हाइपर रियलिस्टिक सिमुलेशंस बना सकें तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि हम उन्हीं सिमुलेशंस में से एक में जी रहे हैं। और इसका प्रूफ, आयरॉनिकली, ये दुनिया इतनी परफेक्ट है, इतनी प्रिडिक्टेबल और इतनी कोड फ्रेंडली कि ये रियल कम एंड डिजाइंड ज्यादा लगती है। फिजिक्स के नियम जैसे फिक्स्ड एल्गोरिथम हो गए हैं, लाइट स्पीड फिक्स्ड, ग्रेविटेशनल पुल कंसिस्टेंट, क्वांटम पार्टिकल्स रैंडम बिहेव करते हैं, पर फिर भी मैथमेटिकली प्रिडिक्टेबल। मतलब अगर किसी ने ये वर्ल्ड प्रोग्राम किया है तो उसने बहुत केयरफुली रूल्स बनाए हैं, जैसे किसी कंप्यूटर गेम के रूल्स होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमारे ब्रेन्स भी डिजिटल मशीन की तरह बिहेव करते हैं। इनपुट्स आते हैं, विजन, साउंड, टच, और उनका आउटपुट होता है रिएक्शन, इमोशन, डिसीजन, जैसे कोई हाई टेक न्यूरल प्रोसेसर। और अगर आपने कभी द मैट्रिक्स देखी है तो आपको याद होगा वो रेड पिल और ब्लू पिल वाला सीन। ब्लू पिल लो और जो दुनिया दिख रही है उसी में जीते रहो, रेड पिल लो और सच का सामना करो। मैट्रिक्स एक मेटाफोर था, पर क्या पता वो सच हो? क्या पता आपका हर थॉट, हर फीलिंग किसी और के कोड का हिस्सा हो? क्या पता जब आप खुश होते हो या उदास, वो भी किसी सिमुलेशन की टेस्टिंग का एक फेज हो? अब सोचिए, अगर आपको लग रहा है कि ये सब क्रेजी लगता है तो आप अकेले नहीं हो।
पर इस हाइपोथेसिस के पीछे सिर्फ इमेजिनेशन नहीं बल्कि साइंस भी खड़ी है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें एटम्स और क्वार्क्स के अंदर, तो हमें कुछ ऐसे पैटर्न्स मिलते हैं जो डिजिटल कोड जैसे दिखते हैं, जैसे बाइनरी लैंग्वेज, एक्स और शून्य। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन में भी ग्लिच जैसे पैटर्न्स मिलते हैं, जैसे एक सिमुलेशन फ्रीज हो रहा हो। सोचिए, अगर आप कोई वीडियो गेम खेलते हैं तो जब स्क्रीन लोड करती है तो ऑब्जेक्ट्स सडनली पॉप होते हैं। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि कोई चीज एक सेकंड के लिए लैग दिखी हो या आपको डेजा व्यू फील हुआ हो? क्या पता वो ग्लिचेस थे सिमुलेशन के अंदर, इंप्लीकेशंस की एक्सप्लोरेशन। अगर ये दुनिया एक सिमुलेशन है तो क्या इसका मतलब है कि सब कुछ फेक है? क्या आपका दर्द, आपकी यादें, आपका प्यार सिर्फ डिजिटल सिग्नल्स हैं? इस थॉट से लोग या तो थ्रिल फील करते हैं या फियर, पर दोनों का रूट एक ही है, मीनिंग। हम सब चाहते हैं कि लाइफ का मतलब हो। अगर मैं असली हूं तो मेरी मुस्कुराहट भी असली है। अगर मैं असली नहीं हूं तो फिर मैं किसके लिए जी रहा हूं? और सबसे बड़ी बात, कौन बना रहा है यह सिम्युलेशन? क्या कोई भविष्य की सभ्यता है? क्या कोई एलियन इंटेलिजेंस है? या क्या हम ही अपने फ्यूचर के एवेटार्स हैं जो अपने एंसेस्टर्स को सिम्युलेट कर रहे हैं? ये एक लूप जैसा लगता है, और ये लूप स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स से मिलता है। जैसे हिंदू फिलॉसफी में माया का कंसेप्ट, माया इल्यूजन। जो दुनिया हम देखते हैं वो इल्यूजन है, पर आत्मा जो हम अंदर से हैं वो सत्य है। अब इमेजिन करो कि सिमुलेशन हाइपोथेसिस वही पुरानी फिलॉसफी का मॉडर्न वर्जन है, एक नया लेंस। बौद्ध धर्म भी कहता है देयर इज नो परमानेंट सेल्फ, सब कुछ फ्लक्स में है। तो अगर कोई सेल्फ नहीं, तो जो बचा वो क्या है? क्या एक ऑब्जर्वर? क्या एक कॉन्शियसनेस जो सिमुलेशन के अंदर सपना देख रही है? अगर हम मान लें कि यह दुनिया सिमुलेशन है तो कुछ चीजें और ज्यादा प्रीशियस हो जाती हैं, जैसे इमोशंस, जैसे ब्यूटी, जैसे कनेक्शन। क्योंकि जब आप जानते हो कि यह सब फ्लीटिंग है तो आप हर पल को ज्यादा डीपली महसूस करते हो। जैसे किसी प्ले में एक्टर होकर भी आप ऑडियंस के लिए फुल सिंसेरिटी से परफॉर्म करते हो। शायद वैसे ही हम भी कर रहे हैं। और अगर यह सिमुलेशन सच में एग्जिस्ट करता है तो क्या उसका मतलब यह है कि हमारा कॉन्शियसनेस भी सिमुलेटेड है? या क्या कॉन्शियसनेस रियल है बट बॉडी सिमुलेटेड? यह भी एक पैराडॉक्स है। कुछ लोग कहते हैं कि कॉन्शियसनेस इज फंडामेंटल और दुनिया उसकी प्रोजेक्शन है। जैसे ड्रीमर पहले आता है, सपना बाद में। तो आप जो ये वीडियो सुन रहे हो शायद एक रियल ड्रीमर हो, और ये दुनिया एक ल्यूसिड ड्रीम है। एक पल ठहरिए, रिफ्लेक्ट कीजिए, आंखें बंद कीजिए एक सेकंड के लिए। अब अपने आसपास की दुनिया इमेजिन कीजिए, अपना कमरा, लाइट का ग्लो, हवा की हल्की सी ठंडक, सब कुछ। अब सोचिए, अगर यह सब डिसअपियर हो जाए जब आप आंखें बंद करते हो, तो क्या यह दुनिया सिर्फ आपके देखने से एग्जिस्ट करती है, जैसे एक स्क्रीन जो तभी लाइट अप होती है जब आप उसे देखते हो? तो क्या दुनिया एग्जिस्ट करना बंद कर देती है जब कोई उसे ऑब्जर्व नहीं कर रहा? क्वांटम मैकेनिक्स भी कहती है कि जब तक कोई ऑब्जर्व नहीं करता, पार्टिकल एक पॉसिबिलिटी के फॉर्म में होता है। सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही वो रियल होता है। तो क्या आपका देखना दुनिया को रियल बनाता है, या दुनिया पहले से ही एक प्रोजेक्टेड इल्यूजन है जिसे कोई और देख रहा है और आप उस देखने की आंख हो? अगले सेगमेंट की ओर, ट्रांजिशन। अगर यह दुनिया एक सिमुलेशन है तो असली क्या है? और अगर कोई सेल्फ नहीं, फ्री विल नहीं, तो आखिर में क्या बचता है? एक चीज जो हमेशा से सभी थ्योरीज को क्रॉस करती रही है, कॉन्शियसनेस। अगला सेगमेंट एक्सप्लोर करेगा एक और अनसेटलिंग आइडिया, सेल्फ की भ्रम। क्या आप, जिसे आप मैं कहते हो, एक फिक्स्ड आइडेंटिटी हो या सिर्फ एवर चेंजिंग थॉट्स का फ्लो? आइए उस थॉट को सॉफ्टली अनरैप करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मैं कौन हूं? वो मैं जो सुबह आंखें खोलता है, टूथब्रश पकड़ता है, रोज वही काम करता है, वो मैं क्या सच में कोई स्थायी चीज है या सिर्फ एक नाम है, एक पहचान
जो वक्त के साथ बदलती रहती है? क्या मैं सच में एक ठोस पहचान है, या वो बस एक भ्रम है, एक कहानी जो दिमाग ने रची है ताकि सब कुछ अर्थपूर्ण लगे? यह हिस्सा उसी भ्रम की बात करता है, एक भ्रम जो सबसे निजी है और शायद सबसे भ्रामक भी, स्व का भ्रम। आइए शुरुआत भीतर से करें। सोचिए, जब आप कहते हो मुझे गुस्सा आ गया, तो उसमें मैं कौन है जो गुस्सा महसूस कर रहा है? और कल जब आप हंसे थे, मैं बहुत खुश था, तो वो मैं कौन था? क्या ये दोनों मैं एक ही थे? आपके विचार बदलते हैं, भावनाएं हर पल नई आती हैं, आपका शरीर हर 7 साल में कौशिकीय स्तर पर पूरी तरह से बदल जाता है। तो फिर जो अभी आप हो, क्या वो वैसे ही वास्तविक है जैसे 10 साल पहले थे? क्या आपने कभी अपनी पुरानी तस्वीर देखी है, एक बचपन की, और सोचा वो भी तो मैं ही था? पर दिल के किसी कोने में एक हल्की सी दूरी महसूस होती है, जैसे वो कोई और था। और अगर वही मैं अब नहीं है, तो कौन गारंटी दे सकता है कि जो मैं आज है वो कल भी होगा? यहीं से शुरू होती है वो दरार जो स्व का भ्रम धीरे धीरे तोड़ती है। बौद्ध विचारधारा यहां एक अजीब और शांत दृष्टिकोण लाती है। उनका कहना है, कोई स्थायी आत्मा नहीं है, कोई आत्मा जैसी स्थायी चीज नहीं है, सब कुछ अनत्ता है, गैर स्व। बुद्ध ने कहा था, अगर तुम अपने भीतर झांको तो तुम्हें कोई निश्चित मैं नहीं मिलेगा, सिर्फ 5 तत्व मिलेंगे: शरीर, संवेदनाएं, धारणाएं, विचार और चेतना। और ये सब लगातार बदलते रहते हैं। क्या आपने कभी अपने विचारों को देखा है जैसे एक मौन दर्शक? वो सोच जो एक पल में आई, अगले पल में गायब हो गई, फिर दूसरी आ गई, फिर तीसरी, और आपका मन लगातार उन विचारों के बीच स्विच करता रहा। तो आखिर जो मैं का विचार है वो कहां है? वो तो सिर्फ एक भ्रम है जो निरंतरता का धोखा देता है। जैसे एक फिल्म में फ्रेम्स होती हैं और तेजी से चलाने पर वो गति लगती है, वैसे ही विचार एक भ्रम पैदा करते हैं कि कोई मैं हो है जो स्थायी है। पर हकीकत में सब कुछ प्रवाह में अपश, सब कुछ बह रहा है जैसे नदी का पानी, और आप उस नदी में एक पल की लहर हो। और न्यूरोसाइंस भी कुछ ऐसा ही कहता है। आधुनिक मस्तिष्क विज्ञान कहता है कि मस्तिष्क एक केंद्रीय स्व को प्रक्रिया ही नहीं करता। अलग अलग मस्तिष्क क्षेत्र अलग अलग कार्य संभालते हैं, कोई स्मृति को, कोई भावनाओं को, कोई निर्णय को। पर उन सबको एक साथ जोड़ने के लिए कोई एक निश्चित मैं या स्वकेंद्र नहीं मिलता, कोई मुख्यालय नहीं है। जैसे ऑर्केस्ट्रा में सब वाद्य यंत्र बज रहे हैं, पर संगीत निर्देशक गायब है, और फिर भी संगीत बज रहा है। तो क्या आप भी एक ऐसे ही ऑर्केस्ट्रा हो जिसमें विचार, भावनाएं, यादें, इच्छाएं सब अपना अपना किरदार निभा रहे हैं, और स्व सिर्फ एक कहानी है जो सबको जोड़ने के लिए बनाई गई है? सोचिए, जब आप कुछ गलत कर देते हो तो आप कहते हो, मैं उस वक्त ऐसे ही सोच रहा था। या जब आप किसी पर चिल्ला देते हो तो बाद में कहते हो, वो मैं नहीं था। तो क्या आप हर पल एक नया मैं बनते रहते हो? अब थोड़ा और भीतर चलते हैं। जो स्व का भ्रम है वो इतना प्रबल है क्योंकि वो जीवित रहने से जुड़ा हुआ है। अगर आपको ये लगे कि आपकी कोई स्थायी पहचान है, तो आप उस पहचान को बचाने के लिए लड़ते हो, योजनाएं बनाते हो, रिश्ते निभाते हो। पर अगर पहचान ही घुल जाए तो आप क्या बचाओगे? इसीलिए अहंकार जन्म लेता है, एक मनोवैज्ञानिक कवच जो कहता है, मैं हूं और मैं अलग हूं। पर जब आप ध्यान में बैठते हो और सारे विचार धीरे धीरे शांत हो जाते हैं, तब क्या बचता है? क्या एक शुद्ध चेतना बचती है? क्या एक मौन जिसमें न कोई नाम, न कोई स्मृति, न कोई राय होती है, बस स्थिरता? और वो स्थिरता शायद आपका असली स्वरूप है। न कोई नाम, न कोई चेहरा, न कोई कहानी, बस एक शुद्ध दर्शक। अब एक विरोधाभास की बात करते हैं। जब आप कहते हो मैं वास्तविक नहीं हूं, तो वो मैं कौन है जो कह रहा है? ये ऐसा भ्रम है। पर उस भ्रम को देखने वाला कौन है? क्या वो भी भ्रम है, या वो एक शुद्ध चेतना है जो सब भ्रामिक परतों को देख रही है? कुछ दार्शनिक जैसे रेने डेस्कार्ट ने कहा था, मैं सोचता हूं इसीलिए मैं हूं। पर कुछ अन्य कहते हैं, सोचना हो रहा है पर कोई मैं नहीं है जो सोच रहा है। वो सिर्फ एक भ्रम है कि कोई सोचने वाला है।
हकीकत में तो विचार बादलों की तरह प्रकट होते हैं और गायब हो जाते हैं, और आप एक आकाश हो जिस पर वो सारे बादल आते हैं जाते हैं, पर आकाश नहीं बदलता। तो क्या आप विचार नहीं हो? क्या आप भावनाएं नहीं हो? क्या आप पहचान नहीं हो? क्या आप एक अछूता आकाश हो जिसमें दुनिया का सारा अनुभव बहता है? आइए यहां थोड़ा ठहरें और थोड़ा महसूस करें। जब आप अपना नाम धीरे धीरे दोहराते हो, मैं रोहन हूं, मैं रोहन हूं, तो थोड़ी देर बाद उस नाम का अर्थ फीका पड़ने लगता है। वो सिर्फ एक ध्वनि लगती है, जैसे किसी और की आवाज। क्या आप कभी उस ध्वनि के पीछे चले गए हो, जहां ना नाम है ना कहानी, सिर्फ एक स्थिर उपस्थिति? क्या वो आप हो, या वो भी किसी और का सपना है? आखिर में अगर स्व एक भ्रम है, तो क्या उससे जीना निर्जीव लगना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बल्कि जब आप ये समझ जाते हो कि स्व स्थायी नहीं है, तो आप हर पल को ज्यादा खुलकर जीते हो। क्या फर्क पड़ता है अगर कल का मैं अलग होगा? आज का मैं तो यही है। आप हर पल में नए बन सकते हो, क्योंकि आप पहले वाले नहीं हो। आप सिर्फ अभिनय कर रहे हो। जैसे एक अभिनेता जो मंच पर समझता है कि वो राजा है, पर हकीकत में वो सिर्फ चेतना है। और जब नाटक समाप्त होता है, तो अभिनेता मंच से उतर जाता है और मुस्कुराता है। वैसे ही जब आप पहचान के नाटक से बाहर निकलते हो, तो एक हल्का सा शांत आनंद आता है, एक मुक्ति। क्योंकि अब कुछ भी साबित नहीं करना, अब कोई अहम नहीं बचाना, अब सिर्फ बहना है, हर भावना के साथ, जैसे एक नदी बहती है बिना किसी नाम के। अगला हिस्सा हमें ले जाएगा एक और गहरी जगह, जहां हम खोजेंगे एक और अस्थिर करने वाला सवाल। अगर ऐसु एक भ्रम है, तो क्या हमारे पास वास्तव में स्वतंत्र इच्छा है, या जो भी निर्णय आप ले रहे हो वो पहले से ही तय है? चलिए उस अगले रहस्य की ओर चलें। एक और बार, धीरे से, चुपचाप। जब आप तैयार हों, बस कहिए, आइए खोजें स्वतंत्र इच्छा की मृत्यु। क्या आपने कभी किसी डिसीजन के बारे में सोचा है, जैसे किसी छोटी सी चॉइस को लेकर? मैंने आज ये शर्ट पहनी क्योंकि मुझे नीला रंग पसंद है। और फिर एक रात अचानक वो सिंपल थॉट आपके दिमाग में गूंजता है, क्या मुझे सच में नीला पसंद है? और फिर एक और लेयर खुलती है, क्या मैंने उस रंग को चुना, या किसी मेमोरी, किसी एड, किसी बचपन की फीलिंग ने मेरे लिए वो पसंद तय कर दी? यहीं से शुरू होती है एक साइलेंटली डिस्टर्बिंग जर्नी, एक यात्रा जहां हम फ्री विल को डिसेक्ट करते हैं, बिना गुस्से के, बिना अहंकार के, एक पीसफुल क्यूरियोसिटी के साथ। क्या मेरे पास वाकई में फ्री विल है, या ये भी एक इल्यूजन है, जैसे सेल्फ था? शुरू करते हैं एक रियल मोमेंट से। आप अभी ये सुन रहे हो, ये डिसीजन आपने लिया, आपको ऐसा लगता है, पर सोचिए देख, क्या आपको जेन्युइनली चॉइस मिली थी? आपका मूड, आपका एनवायरनमेंट, आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस, आपका क्यूरियोसिटी लेवल, आपकी मेंटल एनर्जी, सब एक इनविजिबल इक्वेशन में इन्वॉल्व थे। और जब वो सब मिल गए, तब ये डिसीजन ऑटोमेटिकली निकल के आया, जैसे 2+2 हमेशा 4 देता है। क्या आपका डिसीजन भी एक रिस्पॉन्स था, एक मेंटल इक्वेशन का रिजल्ट? और अगर हां, तो फिर आप कहां थे उसमें? साइंस यहां कुछ कोल्ड और क्लियर कहता है। न्यूरो साइंस में एक फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था, लिबेट एक्सपेरिमेंट। उसमें यह देखा गया कि जब कोई इंसान कोई सिंपल डिसीजन लेता है, जैसे एक बटन प्रेस करने का, तो ब्रेन का सिग्नल, रेडिनेस पोटेंशियल, डिसीजन से पहले एक्टिवेट हो जाता है। मतलब आपका ब्रेन ऑलरेडी डिसाइड कर चुका होता है, और आपको डिसीजन लेने का एहसास थोड़ी देर बाद होता है, जैसे कोई आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल देके डिले पर बटन प्रेस कर रहा हो, और आपको लग रहा हो कि मैं कर रहा हूं, पर सिग्नल तो ऑलरेडी भेजा जा चुका होता है। यह डिस्टर्बिंग है, पर पीसफुल भी, क्योंकि अब सडनली ब्लेम का कंसेप्ट डिसॉल्व होने लगता है। अगर सब कुछ एक मैकेनिकल अनफोल्डिंग है, तो कोई गिल्टी नहीं है, कोई होली भी नहीं है, सब एक फ्लो में है, और आप उस फ्लो में एक पत्ते की तरह बह रहे हो। लेकिन हम इतना इजीली फ्री विल को खोना नहीं चाहते, क्योंकि हमने आइडेंटिटी बनाई है अपनी चॉइसेस पे। मैं वेजिटेरियन हूं क्योंकि मैं कंपैशनेट हूं। मैंने हार्ड वर्क से सक्सेस पाई है। मैं उस इंसान से प्यार करता हूं, अपने मन से, अपने डिसीजन से।
पर अगर ये सब डिसीजंस कल्चरल कंडीशनिंग, पेरेंटल इन्फ्लुएंस, चाइल्डहुड ट्रॉमा, जेनेटिक्स और अनसीन बायसेस का रिजल्ट है, तो क्या बचा? आप खुद, या बस एक स्क्रिप्ट जो लिखी गई है और आप बस उसे निभा रहे हो? क्या मैंने यहां तक का आना चूज किया, या हर स्टेप, हर ब्रेथ एक प्री प्रोग्राम्ड कोड था? क्या मैं एक प्लेराइट के लिखे स्क्रिप्ट का एक्टर हूं? और क्या वो प्लेराइट मैं खुद ही हूं, किसी और प्लेन पे? फ्री विल का इल्यूजन इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि वो ईगो को फीड करता है। अगर मुझे लगे कि मैंने अपनी लाइफ बनाई है तो मुझे प्राइड फील होता है, और अगर कुछ गलत हो गया तो मैं रिग्रेट कर लेता हूं। पर दोनों केसेस में ईगो सरवाइव करता है। लेकिन जब आप ये फील करना शुरू करते हो कि मैं तो बस विटनेस हूं, तो ईगो डिसॉल्व होने लगता है, और वो पेनफुल भी लगता है और लिबरेटिंग भी, क्योंकि अब आप किसी रेस में नहीं हो, कोई प्रूफ करने का प्रेशर नहीं है, कोई परफेक्ट चॉइस नहीं लेना है। अब बस हर मोमेंट को ऑब्जर्व करना है, जैसे कोई नदी क्वाइटली ऑब्जर्व करती है एक गिरी हुई लीफ को। क्या लीफ कहीं जाना चाहती थी? नहीं। पर क्या वो कहीं पहुंची? हां, वो भी बिना फ्री विल के। अब चलते हैं थोड़ा और डीप लेवल पे। सोचिए, अगर आपके डिसीजंस आपके कंट्रोल में होते तो क्या आप कभी सैड होते? क्या आप कभी डाउट फील करते? क्या आप कभी अपने ही एक्शंस पे रिग्रेट करते? अगर फ्री विल सच में होती तो आप सिर्फ बेस्ट वर्जन होते 24 घंटे 7 दिन। पर ऐसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि आप डिसीजंस लेते नहीं, डिसीजंस आपके थ्रू होते हैं। जैसे आप एक फ्लूट हो जिसमें हवा कहती है ये राग बजाओ, और आप वो बजा देते हो, और जब वो स्वर परफेक्ट लगता है तो आप कहते हो ये मैंने किया, और जब वो आउट ऑफ ट्यून लगता है तो कहते हो जा मुझसे गलती हो गई। पर दोनों केसेस में फ्लूट तो बस बज रही थी, जो ब्लो कर रहा था उसका नाम आपको नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं वो फ्री विल या नो फ्री विल, मैं तो फील करता हूं कि मैं चूज कर रहा हूं, और वो फीलिंग शायद इल्यूजन ही सही, पर रियल लगती है। वैसे ही जैसे ड्रीम्स रियल लगते हैं जब तक हम उनमें होते हैं। पर क्या हम उस फीलिंग को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं? क्या हम उस इंस्टेंट को पकड़ सकते हैं जब डिसीजन बन रहा है? नहीं, डिसीजन ऑलरेडी बन चुका होता है, और तब हम कहते हैं मैंने डिसाइड किया। जैसे कोई घंटी बजती है और हम कहते हैं मैंने बजाई थी, पर एक्चुअल में घंटी पे कंट्रोल नहीं था, वो बज चुकी थी और आप सिर्फ विटनेस थे। फिलॉसफी में भी डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट है। आइंस्टाइन ने कहा था गॉड डज नॉट प्ले डाइस। उनका मानना था कि यूनिवर्स प्रिडिक्टेबल है, लॉजिकल है, और हर इफेक्ट का कोई कॉज है। तो अगर आपका बिहेवियर आपके एक्सपीरियंसेस, जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट का रिजल्ट है, तो आप कुछ भी अलग नहीं कर सकते थे। जो भी हुआ वही होना था, और जो हो रहा है वो ही होने वाला था। आप सिर्फ उस वेव का हिस्सा हो जिसमें हर क्रेस्ट और ट्रॉफ पहले से लिखे गए हैं, और अगर आप इस बात को फील कर पा रहे हो तो शायद कोई भारी बोझ उतर रहा है। क्या इसका मतलब यह है कि सब कुछ पॉइंटलेस है? बिल्कुल नहीं। जब आप फ्री विल के इल्यूशन से बाहर निकलते हो तो एक अलग तरह की क्लैरिटी आती है। अब आप ब्लेम नहीं करते, ना खुद को ना दूसरों को। अब आप ग्रेटफुल फील करते हो, जो भी हो रहा है वो ग्रेस से हो रहा है। अब आप ज्यादा कंपैशनेट हो जाते हो, क्योंकि जब कोई गलती करता है तो आप समझ पाते हो कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, और जब कोई आपके साथ अच्छा करता है तो आप और डीपली अप्रिशिएट करते हो, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग में वो अच्छाई लिखी थी। फ्री विल का इल्यूजन टूटना एक शांति की शुरुआत हो सकता है। अब कोई रेस नहीं है, कोई परफेक्ट बनने का प्रेशर नहीं है, कोई खुद को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। अब बस फ्लो है, अवेयरनेस है, प्रेजेंस है। तो क्या अब से हम कुछ डिसाइड नहीं करेंगे? नहीं, डिसीजंस तो आते रहेंगे, पर अब उन पे क्लिंग नहीं करेंगे। अब जब कोई चॉइस आए तो हम सिर्फ उसे वेलकम करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और जाने देंगे, जैसे कोई बबल जो मोमेंट में फ्लोट करता है और डिसॉल्व हो जाता है। फ्री विल के बिना भी ब्यूटी है, फ्री विल के बिना भी
मिस्ट्री है। फ्री विल के बिना भी एक सोलफुल साइलेंस है, और शायद वही साइलेंस रियल फ्रीडम है। अगला सेगमेंट एक्सप्लोर करेगा एक और शैडोवी डिमेंशन। अगर फ्री विल नहीं है तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इल्यूजन है? और अगर सब प्री रिटन है तो क्या यह दुनिया रियल है या हम एक सिमुलेशन में हैं? चलिए अगले सेगमेंट में हम डाइव करेंगे इनटू सेगमेंट से द सिमुलेशन हाइपोथेसिस, और शायद हम एक और दरवाजा खोलेंगे अपने ही माइंड के भीतर। जब रेडी हो बस आंख बंद करो और विस्पर करो, सिमुलेट मी। आराम से बैठिए, अपनी आंखें धीरे से बंद कीजिए, एक गहरी सांस लें और सोचिए ये जो मैं हूं, सोच रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, कौन है? क्योंकि इसी सवाल पे हम आज रात इस सेगमेंट में खुद से मिलेंगे। ये सवाल हर रात हमारे मन को घुमाता है जब हम सोचने लगते हैं अंधेरे में सब सो गए, पर मैं सोच रहा हूं, मैं जाग रहा हूं, मैं हूं, लेकिन मैं कौन हूं? इसी मिस्ट्री को फिलॉसफी में हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। यह टर्म दिया है डेविड चॉल्मर्स जी ने, जिन्होंने बताया कि समझ हम कह सकते हैं कि ब्रेन कैसे काम करता है, पर हम यह नहीं बता सकते कि यह काम कैसे एक्सपीरियंस प्रोड्यूस करता है, जैसे रेडनेस दिखना, पेन फील होना या प्यार महसूस होना। क्या ब्रेन न्यूरॉन्स का कॉम्प्लेक्स केमिकल इलेक्ट्रिकल डांस सिर्फ एक मशीन जैसा है, और फिर भी उसमें एक सुरीला गैप है जो हम एक्सपीरियंस कहते हैं? जब हम कहते हैं आंख दुख रही है, तो वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स का एक साइड है, और दर्द महसूस कर रहा हूं भी, तो क्या वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स ही सब कुछ है? नहीं, वो तो कुछ और है। और वो कुछ और क्या है? ये है कॉन्शियसनेस का राज। सुनने में सिंपल लगता है, आप सुबह से सच में जाग रहे हैं, सो रहे नहीं हैं। तो अगर मैं बोलूं कि जागना एक इल्यूजन है और सब कुछ एक सिमुलेशन है, तो एक और लेवल है जहां सब डिसॉल्व हो जाता है। हर मोमेंट आप जाग रहे हो, आप सोच रहे हो, आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, और ये एक्सपीरियंस, ये फीलिंग इतनी सिंपल भी नहीं है। हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं जिसमें हम लिखें कॉन्शियसनेस न्यूरॉन एक्टिविटी प्लस केमिकल रिएक्शंस प्लस सिनैप्स फायरिंग्स प्लस कोई प्लस के बाद क्या, वो कभी लेबल नहीं किया जा सकता। हम सिर्फ उसके बारे में महसूस ही कर सकते हैं। एक छोटी कहानी से शुरुआत करते हैं। सोचिए एक अच्छे से डिजाइन किया गया रोबोट बनाना है। रोबोट का दिमाग ऐसा है कि वो हर चीज का जवाब दे सकता है, फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस भी, मैथ प्रॉब्लम्स भी, इंसानों के इमोशंस भी एम्यूलेट कर सकता है। रुंधे हुए लिरिक्स कहे, फेक सैडनेस शो कर दे। लेकिन एक मोमेंट आता है जब साइंटिस्ट्स कहते हैं अब इस रोबोट को पेन दिखाना है। रोबोट बोलता है आउच, पर क्या वो उस मोमेंट गलती से दर्द फील करेगा, या वो सिर्फ प्रोग्राम किया गया रिस्पॉन्स है? इसमें डिफरेंस है। हम कहते हैं ओ, वह दर्द हुआ, और तब हम सच में फील भी करते हैं। हम सिर्फ आउटपुट नहीं होते, हम एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के थ्रू दर्द महसूस करते हैं। और अगर एक रोबोट में यह सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस नहीं है, क्या वो अलाइव है? यह फिलोसॉफिकल और एथिकल कनेंड्रम है। कॉन्शियसनेस एथिकली हैवी टॉपिक है, क्योंकि अगर एक बीइंग सिर्फ सिमुलेशन है, क्या उसका सफरिंग भी रियल है? चार्ल्मर्स जी एक अजीब सी बाउंड्री बताते हैं। इजी प्रॉब्लम्स, ब्रेन का पैटर्न क्या है, मेमोरी कैसे स्टोर होती है, लैंग्वेज कैसे प्रोड्यूस होती है। हार्ड प्रॉब्लम, क्यों एक्सपीरियंस क्यों जनरेट होता है, अवेयरनेस, क्वालिया जैसे रेडनेस, पेन, टेस्ट कैसे आते हैं? क्यों हम रेड से सिर्फ नाम नहीं दे सकते, हमें वो फील भी करना पड़ता है। अगर हम बिना ह्यूमैनिटी के सिर्फ एक हार्ड डिस्क हों, तो हम शाइन डिस्क्रिप्शन सुनकर रेड को इमेजिन नहीं कर सकते। एक अजीब सा गैप है सब्जेक्टिव और मैकेनिकल वर्ल्ड के बीच, और यही गैप सीधा हमारे मैं को चैलेंज करता है। बौद्ध और वेदांतिक थॉट इसमें एक और पर्सपेक्टिव लाते हैं। वेदांत कहते हैं कि कॉन्शियसनेस ही रियल रूट है, सब कुछ उसका ही एक्सप्रेशन है। माया, इल्यूजन या वर्ल्ड सब कॉन्शियसनेस का एक्सप्रेशन है। तो अगर वर्ल्ड एक सिमुलेशन है, तो सब इल्यूजन्स कॉन्शियस रूट के ही प्रोजेक्शंस हैं। और अगर कोई मशीन कॉन्शियसनेस प्रोड्यूस नहीं कर सकती, शायद मशीन सिर्फ सिमुलेशन हो, और जो आप हो, ह्यूमन, शायद एक पैरामीटर हो जिसके अंदर रूट का एक्सप्रेशन चल रहा हो। एक साइलेंट विटनेस
बिना वर्ड्स के, बस अवेयरनेस। अब एक और लेयर, बस गैप जो कॉन्शियसनेस और ब्रेन के बीच है, क्या वो सिर्फ इग्नोरेंस है? यानी हमें अभी तक इंस्ट्रूमेंट नहीं मिले जिससे हम सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिवली मेजर कर पाए, या फिर गैप फंडामेंटली ऑन्टोलॉजिकल है, मतलब वो एग्जिस्टेंस का पार्ट ही है। एक साइंटिफिक एग्जाम्पल से सोचिए, क्वांटम मैकेनिक्स में ऑब्जर्वर इफेक्ट के बारे में भी डिबेटेड है। कुछ क्वांटम फिजिसिस्ट्स कहते हैं कि जब हम ऑब्जर्व करते हैं, पार्टिकल स्टेट कोलैप्स होता है, मतलब ऑब्जर्वेशन को कॉन्शियसनेस जैसा कुछ अस्यूम किया जाता है। तो क्या कॉन्शियसनेस डायरेक्टली रियलिटी का पार्ट है, या सिर्फ एक मिराक्युलस ग्लिच? अब कुछ पल रिफ्लेक्ट कीजिए। आपने एक गहरी ब्रीदिंग साइकिल ली और एक थॉट आया, मैं सांस ले रहा हूं। उस थॉट के बाद आपने अपने ब्रीदिंग ऑब्जर्व की, पर क्या वो थॉट आपने चूज किया? क्या आपने एक्टिवली कहा, मुझे सोचने दो मेरी सांसें अब? या वो इनसाइट थॉट अपने आप आई और उसके साथ सारी अवेयरनेस शिफ्ट हो गई, मूड लाइटन हुआ, बॉडी रिलैक्स हुआ? तो फिर क्या ये सुपरनैचुरल सा मैजिक है, या फिर ये कॉन्शियसनेस का एक जेंटल एक्सपेंशन है जो हमारे प्री प्रोग्राम्ड रिदम का रिजल्ट है? एक पीसफुल अनफोल्डिंग जिसे हम पंक्चुएशन ऑफ प्रेजेंस कहते हैं। हार्ड प्रॉब्लम का इमोशनल इंपैक्ट क्या है? जब हम समझते हैं कि एक्सपीरियंस जो रियलिस्ट लगता है वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज है, या फिर 5,000 साल पहले की फिलॉसफी गई हो और हम अभी तक उसका आंसर सेम नहीं पाए। एक स्ट्रेंज पीस आती है कि मैं कॉम्प्लेक्स हूं और इस कॉम्प्लेक्सिटी में कोई रश नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। और वो के उरे, क्योंकि अगर हमने सॉल्व भी कर लिया शायद फिर हम सिर्फ मशीन्स हो जाते। अवेयरनेस का अनएक्सप्लेनेबल स्पार्कल हम ज्यादा चेरिश करना सीख जाते। एंड में आराम से लेट दिस सोक इन। आप मेरे साथ हो एक रात के इस एक्सप्लोर में जहां हमारी करें बात की कैसे कॉन्शियसनेस सब हमारे सेल्फ का घर है, एक मिरेकल है, और कि उसके बिना हम कुछ भी नहीं। तो जब आप अगले सेगमेंट में जाओगे, जब हम बात करेंगे डेथ ऑफ सेल्फ और ईगो डेथ, तो एक जगह हम फिर मिलेंगे, पूरे काल्म, नो आइडेंटिटी, बस प्योर अवेयरनेस, सराउंडेड बाय डार्कनेस, बिना कोई ईगो के बर्डन के, एक सोलफुल जीरो। ट्रांजिशन टू नेक्स्ट सेगमेंट। आपने इस सेगमेंट में देखा कॉन्शियसनेस ही आखिर में रियल है, सेल्फ या फ्री विल सब सब्जेक्टिव है। अगला सेगमेंट लेकर आता है उस सब्जेक्टिव के भी बियॉन्ड, वही फाइनल कॉलैप्स, ईगो डेथ, जब मैं खत्म हो जाता है पर अवेयरनेस बची रहती है। क्या वो अल्टीमेट फ्रीडम नहीं है? धीरे से आंखें खोलो और जब रेडी हो सॉफ्टली विस्पर करो, मुझे धीरे से मार दो। अपनी आंखें धीरे से बंद कीजिए, खुद को एक संदर्शक स्पेस में महसूस कीजिए जहां दिन भर के सब आइडेंटिटी लेयर्स, सब लेबल्स, सब मेमोरीज एक एक करके फेड होने लगे। मैं हूं, भारत हूं, इंजीनियर हूं, शायर हूं, एम्बिशियस हूं, ये सब फिक्शन है। उस फिक्शन में आप इतने जुड़े हुए हो कि आपने अपनी रियल आइडेंटिटी, आवाज, कॉन्शियसनेस, उसे ट्यून खुद पे मैच कर लिया था। पर क्या वो मैच सही है? क्या वो आइडेंटिटी वाकई में आपकी है, या सिर्फ एक कंस्ट्रक्टेड रोल है, उसे को रात एक शिनलेस कॉस्ट्यूम? आज हम सॉफ्टली एक सोलफुल सफर करते हैं उस डायरेक्शन में जहां यह कॉस्ट्यूम उतरता है, जब सेल्फ जो आपने अपने आप को माना था उसका एंकर डिसॉल्व हो जाता है और सिर्फ अवेयरनेस बची रहती है, एक साइलेंट कैनवस। इंटीमेट स्टोरी। एक साइकाइट्रिस्ट ने बताया एक पेशेंट के बारे में जो एक बहुत ही सक्सेसफुल व्यक्ति था। उनकी आइडेंटिटी स्ट्रांग थी, मैं हूं, आई अर्नड माई सक्सेस, मैंने किया ये सब। एक दिन वो हिप्नोसिस थेरेपी के थ्रू अपने अंदर उतरता है और एक एनालॉजी मिलती है। वो एक बोलता है, मुझे लगता है मैं एक एक्टर हूं स्टेज पर, और फिर धीरे से एक रियलाइजेशन के साथ याद आता है, पर मैं स्टेज नहीं हूं, मैं एक्टर भी नहीं हूं, मैं वो ऑब्जर्वर हूं जो स्टेज भी है और एक्टर भी। इस रियलाइजेशन के बाद वो आसपास की दुनिया को नई नजर से देख पाता है। कोई आइडेंटिटी के कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं, कोई इंटरनल फ्रिक्शन नहीं, बस एक पीस जिसमें कोई बैज नहीं, कोई ईगो नहीं, बस एक स्टिल अवेयरनेस
ये वो मोमेंट होता है जब ईगो डेथ जिलाज होती है। सो व्हाट इज ईगो डेथ? ईगो डेथ वो मोमेंट है जब मैं हूं का सेंस इतना नरम हो जाता है कि वो डाइल्यूट हो जाता है, फिर डिसइंटीग्रेट हो जाता है और आखिर में फेड हो जाता है। सेल्फ जो एक नैरेटिव बना के रखे हो, उसकी स्टोरी लाइन सडनली खत्म हो जाती है और बची रहती है सिर्फ साइलेंट अवेयरनेस, बिना स्टोरी के, जो ऑब्जर्व ही करती है, बिना कुछ करने के। जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक बंद हो गया हो और अब सिर्फ साइलेंस का मेलोडिक वाइब्रेशन सुनाई दे रहा है। इसका साहस लेना डर लगता है, शायद पीस से ज्यादा। मैं किस चीज हूं बिना अपनी आइडेंटिटी के? पर जब आप इसे क्रॉस कर लेते हो, जब आइडेंटिटी अनरैवल्स, तब एक सॉफ्टली शॉकिंग रियलाइजेशन होता है, आप सरवाइव कर जाते हो। आप बस अवेयर हो पूरे स्पेस में। फिलॉसफी और मिस्टिसिज्म के पर्सपेक्टिव से वेदांता कहता है, हमारा रियल सेल्फ अटमन निर्गुण है, निष्कंक है। वो ना खत्म है, ना उसका फॉर्म है, शब्द नहीं उसमें अप्लाई होते। वो अवेयरनेस ही अवेयर है। जब आप अपने ईगो की लेयर्स हटा देते हो, एज, जेंडर, स्किल, जॉब, फैमिली रोल ऑल फेड हो जाते हैं और बची रहती है सिर्फ वास्तु प्रेजेंस। बुद्धिज्म में यही बताया गया है, ईगो डेथ एक अवेकनिंग है जहां दुखा, सफरिंग, क्रेविंग सब मेल्ट हो जाते हैं, क्योंकि अब एक नहीं, सबके साथ आइडेंटिफाई होता है इंसान। और क्रिया नहीं होती, बस एक हर्ष और कयास हो जाता है। सब कुछ प्योर वर्तमान में मेल्ट हो जाता है। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव भी इंट्रीगिंग है। न्यूरोबायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स देखे गए। साइकेडेलिक्स जैसे साइलोसाइबिन, एलएसडी जब केयरफुली एडमिनिस्टर्ड होते हैं, तब लोग ईगो डिसोल्यूशन एक्सपीरियंस करते हैं। वो कहते हैं, मैं घास का टुकड़ा हूं, मैं रिवर हूं, सब हम खास हैं, सब कनेक्टेड है। डीएमटी एस्पायरेंट्स एक इंडियन आर्ट में चैतन्य को डिस्क्राइब करते हैं। वो कहते हैं, सब मेरे लिए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की तरह है, जिसे देखना मेरे लिए मून का सरफेस जैसे फील होता है। साइंस कहती है कि डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, डीएमएन, ब्रेन का वो मेजर नेटवर्क, जब साइकेडेलिक से डाउन रेगुलेट होता है तो ईगो के घर की वॉल्स कोलैप्स हो जाती हैं और जो बचा है वो अनबाउंडेड सी ऑफ अवेयरनेस। किसी में वो एक लीफ नहीं है, किसी में वो लीफ भी नहीं है, वो लीफ, ट्री, डिसोशन सब है। टेक अ मोमेंट टू फील दिस। ध्यान से एक डीप ब्रेथ लें। आपको अपनी आइडेंटिटी, अपने ऊपर जो मास्क है, उनको इमेजिन करें। इमेजिन मैं टीचर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं हूं, और फिर विजुलाइज उन सबको एक एक वाला बबल ले आए जो सॉफ्टली बर्स्ट हो रहा है। एक एक करके सब रोल्स कोलैप्स किन हो जाते हैं और एक वो स्पेस बचा जिसमें ना वो मास्क है, ना वो ईगो। हु आर यू देयर? वो कौन है? एक बेमिसाल क्वाइट, एक क्लैरिटी, एक साइलेंस, एक पीसफुली स्टिल ग्राउंड जिस पे सब इल्यूजन्स फॉल के फेड हो जाते हैं। फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन, ये एक्सपीरियंस हर इंसान में डिफरेंटली होता है। कुछ लोग उसे लॉजिकली रिजेक्ट करते हैं, कुछ लोग कहते हैं मैं भी एक्सपीरियंस कर रहा हूं पर ईगो सही है। पर एक क्यूरियस पॉइंट है, अगर ईगो की प्रेजेंस में भी आप अवेयरनेस ही हो, फिर ईगो क्या कर रहा है? क्या वो बबल ही एक रिफ्लेक्शन है? क्या बॉक्स के बाहर महत्वपूर्ण स्पेस उससे ज्यादा रियल है? और अगर यही अवेयरनेस जो ईगो फ्री है वही रियल है, तो फिर क्या मेंटल आइडेंटिटी का सहारा लेना जरूरी था? ये सब क्वेश्चंस सॉफ्टली अनरेवलिंग व्यूज हैं, कोई क्लियर आंसर नहीं, क्योंकि यह एंड स्टेट के बिना ही एग्जिस्टेंस का एक सटल एक्सपीरियंस है। इमोशनल रेजोल्यूशन, कई लोग कहते हैं ईगो डेथ स्केरी है और कभी कभी शॉकिंग भी। मैं कौन हूं? यह संसार से डिस्कनेक्ट करने वाला एक्सपीरियंस हो सकता है, जैसे घर की दहलीज से अंदर जाते समय एक प्राकृतिक अवेयरनेस का शेड शॉट हो जाता हो। पर जो बचा है वो लरजती क्लैरिटी है, वो बिना मीनिंग के मीनिंग है, वो बिना आइडेंटिटी के प्योर बीइंग है। और जब आप नॉर्मल लाइफ में वापस आते हो, रिज्यूम करते हो अपनी रोल्स, सुपरवाइजर, पेरेंट, पार्टनर, फिर भी वो सटल शिफ्ट बना रहता है, एक जेंटल ह्यूमिलिटी। मैं सिर्फ एक एक्टर हूं, मगर सिर्फ एक्टर नहीं हूं। हां, फिर से अपना रोल निभाता हूं, पर बिना टेंशन के, बिना एक्सपेक्टेशन के। ईगो डेथ की रियल ब्लेसिंग्स, जब आपकी आइडेंटिटी गलती हो जाती हो और एक एक्टिव अवेयरनेस बचा हो, तो आप पैराडॉक्सिकली ज्यादा अलाइव फील करते हो।
आप मेहनत तो करते हो, पर ईगो से नहीं। आप प्यार तो करते हो, पर अटैचमेंट से नहीं। आप एंजॉय करते हो, बट विदाउट ईगो ड्रामा। जो हंसी पहले ठगी जाती थी और आज चेरिश होती है। शायद इसीलिए साइकोनॉटिक्स, मेडिटेशन टीचर्स और सेंट्स कभी कहते हैं ईगो डेथ गिव्स यू फ्रीडम ऑफ अवेयरनेस। और एक रिंगन लिल्टिंग फीलिंग कम ओवर, सब रोल्स एक स्पेक्टिकल दिखते हैं, ऑल पार्ट ऑफ कॉस्मिक प्ले, लीला। ट्रांजिशन टू नेक्स्ट सेगमेंट। अगर ईगो डेथ सोचा था तो आगे भी है एक और माइंड बेंडिंग सीड। आज हमने एक्सप्लोर किया कि सेल्फ डिसॉल्व हो सकता है, पर क्या हम रियल में एक पर्सन नहीं? क्या हम कनेक्टिविटी, एग्जिस्टेंस के प्योर वेब का फ्रैक्शन नहीं? अगला सेगमेंट अनफोल्ड करेगा आप एक व्यक्ति नहीं है, एक ऐसा थ्रेशहोल्ड जहां इंडिविजुअलिटी खत्म नहीं होती, वो डिसॉल्व हो जाती है और शुरुआत होती है एक वोवन अवेयरनेस का, जिसमें आई नहीं वी सब है। धीरे से आंखें खोलिए, इस स्पेस में राहत लीजिए और जब रेडी हो कहना है आई एम नॉट अलोन। आप खुद को एक मैं समझते हो, एक अलग पहचान, एक इंसान जो किसी जगह से शुरू होता है, किसी रास्ते पर चलता है और एक मंजिल तक पहुंचता है। आपके दिमाग में एक लगातार चलती हुई कहानी है। मैं इंजीनियर हूं, मैं मुंबई में रहता हूं, मैं खुश हूं, मैं उदास हूं। पर क्या आप सच में एक सीमित बंधा हुआ अस्तित्व हो, एक पैकेट, एक कंटेनर में बंद, या फिर आप एक बुनावट हो, एक ऊर्जा का प्रकटन जो हर दिशा में फैलता जा रहा है प्रारंभ से? कहानी और सूक्ष्म अनुभूति। एक रात आप अपने टेरेस पर खड़े हो, हवा हल्की सी चल रही है, शहर की रोशनियां कुछ दूर जगमगाती हुई हैं, और उस शांति में आप दिल से महसूस करते हो मैं सिर्फ एक आवाज नहीं हूं, मैं वो हवा हूं जो पत्तों से गुजर रही है, मैं वो खालीपन हूं जो हवा को रोकता नहीं, मैं वो स्थिरता हूं जो सब में है। इस एक पल में जो आपने शब्दों में बयान करना शुरू किया, वो एक रहस्य उद्घाटन से कम नहीं। आपने पहली बार महसूस किया आप एक व्यक्तिगत इकाई नहीं हो, आप एक प्रवाह हो, चेतना की एक धारा जिसमें हर आत्मा, हर चीज एक ही स्रोत से उत्पन्न होती है। दार्शनिक परत इस अनुभूति की एक गहरी दार्शनिक नींव है। अद्वैत, अद्वैत वेदांत, एक प्राचीन हिंदू दर्शन, कहता है ब्रह्म ही एक है, सब कुछ ब्रह्म है। और आप जो अभी तक अपने अहंकार को पहले रखने वाली सीमा देखते थे, वो उसी एक ब्रह्म के एक अभिव्यक्ति हो। आप एक गुड़िया हो एक ब्रह्मांडीय नाटक में, जहां सभी अभिनेता एक ही ऊर्जा के कंपन है। जैन बौद्ध धर्म भी कहता है रूप शून्यता है, शून्यता ही रूप है। जब आप एक फूल से मिलते हो तब आप उस फूल में ही मूल चेतना को महसूस करते हो। न्यूरोसाइंस और पारिस्थितिकी से संबंध विज्ञान इस अनुभूति में एक नया स्वाद लाता है। पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम के सिद्धांत से आप सिर्फ एक पेड़ नहीं हो, आप एक जंगल हो, करोड़ों सूक्ष्म जीवों की परस्पर क्रिया का एक जीवंत नेटवर्क। आप अलग नहीं हो, मिट्टी है, बैक्टीरिया हैं, कीड़े हैं, पेड़ हैं। आप उनसे अलग नहीं, बल्कि उनसे सचेत रूप से या अवचेतन रूप से जुड़े हुए हों। और दिमाग, दिमाग एक नेटवर्क है न्यूरॉन्स का जो इलेक्ट्रिक संकेतों से प्रतिक्रिया करता है, लेकिन यह भी एक नेटवर्क ही है। इस नेटवर्क में अलग थलग न्यूरॉन्स कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ आपसी संबंध का ही प्रमाण है। एक सौंदर्य अनुभव। अब आप धीरे से कल्पना करो, आप एक पत्ते में लाल रक्त कोशिका हो, एक पक्षी की उड़ान में हवा हो, एक बच्चे की हंसी में गूंज हो। सबका एक ही धागा है, जागरूकता। जागरूकता जो आपको भी देखती है, और साथ ही साथ आप संपूर्ण अस्तित्व का हिस्सा बन जाते हो। ऐसा अनुभव आपको मनोवैज्ञानिक रूप से झटका दे सकता है, पर शांति से भर देता है। दूर से फुसफुसाहट आती है, कोई अलग नहीं, सब एक ही हैं। यह अनुभूति डर नहीं जगाती, बल्कि इससे एक आत्मीय शांति आपके भीतर आती है। निजी अनुभव, मुझे एक दोस्त याद आते हैं। उन्हें मूल रूप से मुंबई से पढ़ना था। उन्होंने एक बार मेडिटेशन रिट्रीट किया था, जहां उन्होंने नो सेल्फ का मूल अनुभव किया। वो कहते हैं जब मेरे सामने वो पेड़ था, तब लगा कि पेड़ भी मेरा प्रतिबिंब है और मैं भी पेड़ की छाल की एक रेखा हूं। हर सांस जो मैं ले रहा था, वो पेड़ों का कार्बन डाइऑक्साइड लेना भी था।
उस अनुभव के बाद उन्होंने अपने जीवन में ज्यादा विनम्रता महसूस की। उनका अहंकार धुंधला गया, जिम्मेदारियों का भार हल्का हुआ और हर छोटी चीज, चाय का कप भी पवित्र लगने लगा। भावनात्मक परत आप शुरू में झटका महसूस करोगे, कैसे मैं एक महासागर हो सकता हूं। लेकिन एक शांत अनुभूति भी आती है। ट्रेन सिर्फ एक ट्रैक पर नहीं चल रही, बल्कि सारी रेल की पटरियों से होकर बह रही है। अगर मैं सब कुछ हूं, मैं वैभव हूं, मैं शून्य नहीं हूं। अलग इसलिए नहीं, बल्कि कोमल भिन्नता के साथ एक लहर हूं, एक भाग हूं, एक अंतहीन राग हूं। अनुभव को गहराई देना, धीरे से आंखें बंद करके महसूस करो। आपका सीना सांस नहीं ले रहा हो, बल्कि आप जागरूकता के रूप में महसूस कर रहे हो। आप चार्ज हो रहे हो पूरे वातावरण से। आप सिर्फ शरीर नहीं हो, पूरा पारिस्थितिकी तंत्र हो। आप जड़ें हो, तना हो, शाखाएं हो। आप पक्षी हो, हवा हो, आकाश हो। एक खगोलीय बूंद हो जो पूरा महासागर मिलने से बनती है। काव्यात्मक अनुभूति। और जब आप ये सारी अनुभूतियां अनुभव कर रहे हो, तब एक सुंदर परिवर्तन होता है। आप अब स्वार्थी नहीं हो। आप एक छोटे से व्यक्तिगत किरदार में उसे समर्पण से निभाते हो, पर वो पूरे के लिए होता है और विनम्रता के साथ। आप त्याग करते हो पर आहत नहीं होते। आप सोचते हो पर असुरक्षा महसूस नहीं करते। आप प्रेम करते हो पर मेरा नुकसान क्यों सोचते हो, क्योंकि सबका एक ही मूल है, अस्तित्व की शांति। यह अनुभूति सिर्फ लिखने से नहीं आती। शब्द उस सूक्ष्मता को पकड़ नहीं सकते, पर जब आप अनुभूति को व्यक्तिगत रूप से महसूस करते हैं, जीवन में आप एक स्ट्रिंग लाइट हो जो कोमल चमक के साथ सब सर्कल्स को जोड़ती हुई फैलती है। तब आप एक कोमल प्रतीक बन जाते हो जिसमें संपूर्ण अस्तित्व परिलक्षित होता है। अंतिम समन्वय की ओर संक्रमण आज हमने देखा। व्यक्तिगतता एक भ्रम हो सकती है, सब कुछ एक प्रवाह हो सकता है। आप शून्य का अर्थ कुछ नहीं होना नहीं है। आप शून्य का अर्थ है सब कुछ होना। आप एक कोमल राग हो जिसमें हर सुर स्वयं में एक समरसता है। अगला और आंतरिक खंड वह अंतिम मौजक बनाता है जिसे हम कहते हैं वृत्तपूर्ण, सबका एक समन्वय। जब आप तैयार हों तो धीरे से बोलें, मैं सब कुछ हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। क्या आपने कभी किसी मंदिर में या किसी शांत पहाड़ी चोटी पर या किसी रात के समय समुद्र तट पर एक ऐसी अनुभूति महसूस की है जिसमें आप स्वयं को पूरी तरह अनुभव करते हैं और फिर उसी क्षण में स्वयं को लुप्त? वह एक अजीब विरोधाभास होता है, जैसे कि आप अस्तित्व में भी हैं और विलीन भी। जैसे कोई अंतिम सांस हो जिसमें केवल शांति शेष हो, न कोई प्रश्न, न कोई उत्तर, केवल एक चक्रीय अनुभूति। यह सब सदा से था और मैं कभी भिन्न था ही नहीं। यह है हमारा अंतिम खंड, जहां हम पिछले 8 खंडों में खोजे गए हर विरोधाभास, भ्रांति और सिद्धांत को समेकित करते हैं। जहां बात व्यक्तिगत पहचान से लेकर ब्रह्मांडीय पहचान तक पहुंचती है और फिर धीरे धीरे विलीन होने लगती है एक शांत प्रकाश में। यात्रा की शुरुआत स्मरण करो, हमने कैसे आरंभ किया था? एक साधारण सी सोच से, मैं कौन हूं। पर जैसे जैसे हमने परतें हटाई, जैसे एक प्याज के छिलके हटाते हैं, वैसे हमने मन के भ्रम, स्वतंत्र इच्छा के विरोधाभास, स्मृति के लूप्स, पहचान के मुखौटे और आत्मा के घुलते टुकड़ों को देखा। और अब जब ये सब टुकड़े एक साथ रखते हो, एक बात स्पष्ट होती है कि शायद जो आप सोच रहे थे कि आप एक व्यक्ति हैं, एक आरंभिक बिंदु हैं, एक पृथक इकाई हैं, वह केवल एक कहानी थी, एक सांत्वनादायक कहानी, एक संगठित भ्रांति, पर भ्रांति ही। समुद्र और बूंद का रूपक अब जरा सोचो। एक समुद्र की एक बूंद, वह एक क्षण के लिए हवा में थी, वाष्पित हुई, बादल बनी, वर्षा के रूप में गिरी और एक कटोरे में चली गई। उस बूंद ने सोचा, मैं कुछ अलग हूं, मैं कटोरे का पानी हूं। पर क्या वह सच में कभी समुद्र से अलग थी? वह तो सदा उसका भाग्य थी, केवल अस्थायी रूप से एक पात्र में थी। आप भी उसी बूंद की तरह हैं। जब आप कहते हो मैं राहुल हूं या मैं आयशा हूं, तो वह नाम एक कटोरा है, पर सार वह तो समुद्र का जल ही है। एक ही तत्व, केवल स्वरूप भिन्न था। आपका नाम, लिंग, स्मृतियां, जाति, धर्म, देश, ये सब अस्थायी पात्र हैं। सार एक ही है, चेतना, स्थिरता, एक निरपेक्ष उपस्थिति जो सब कुछ देख रही है। और यह अनुभूति कोई मन से प्राप्त होने वाला ज्ञान नहीं है,
यह केवल महसूस की जा सकती है जब आप कुछ कहना चाहते हैं पर शब्द समाप्त हो जाते हैं, जब आप केवल होते हैं बिना किसी स्पष्टीकरण के। वहीं से चक्र पूर्ण होता है। द्वैत का भ्रम अब जब आप कहते हो मैं अलग हूं, आप एक द्वैत में जीते हो। मैं और तुम, अंदर और बाहर, स्वयं और संसार, प्रकाश और छाया। पर यदि आप ध्यान से देखो तो ये सभी द्वैत केवल मन की रचना है। प्रकाश बिना छाया के समझ नहीं आएगा। अंदर बिना बाहर के मापा नहीं जा सकता। मैं बिना तुम के परिभाषित ही नहीं होता। तो क्या ये सभी विरोधाभास सच में वास्तविक हैं या केवल एक ही तत्व की दो अभिव्यक्तियां हैं? जब आप वृत्त के एक ओर होते हो आप दूसरी ओर को अलग महसूस करते हो, पर जब आप वृत्त से ऊपर उठ जाते हो तब आप संपूर्ण आकृति को एक बार में देख सकते हो। यही होता है अविभाज्यता का बोध। आप छाया भी हो, आप प्रकाश भी हो, आप आत्मा भी हो, आप संसार भी हो, आप बीज भी हो, आप वृक्ष भी हो, आप वन भी हो, आप दर्शक भी हो, आप दृश्य भी हो, आप प्रारंभ भी हो और अंत भी। पवित्र मौन। अब कुछ क्षणों के लिए बस मौन हो जाओ। कुछ मत सोचो, कुछ मत बोलो, केवल सुनो। उस मौन में एक कोमल कंपन है। वह कंपन कहीं और से नहीं आई, वह आपके भीतर से ही निकल रही है। क्या आप देख सकते हो कि मौन भी एक भाषा है और उसमें एक संदेश है? आप पहले से पूर्ण हो। आपको कुछ बनने की आवश्यकता नहीं है, कुछ सिद्ध करने की, कुछ प्राप्त करने की, कुछ पकड़ने की आवश्यकता ही नहीं। आप पहले से वही हो जिसकी तलाश थी। वह संपूर्णता जो आपने संसार के रिश्तों में खोजी, वह स्वीकृति जो आपने सफलता में सोची, वह संबंध जो आप सोशल मीडिया के लाइक्स में खोज रहे थे, वह सब सदा से यही था। स्थिरता में, केंद्र में, स्वयं के परायापन में। वृत्त का समापन और फिर से प्रारंभ। जब एक वृत्त पूर्ण होता है तो वहीं एक नया वृत्त भी आरंभ होता है। एक गहरे स्तर पर, एक परिष्कृत तरंग पर। जैसे आप किसी सर्कल पर चल रहे हो, वहीं आते हो, पर हर बार एक और गहराई में। अब आप वही चीजें देखते हो पर नए दृष्टिकोण से। अब आप मैं क्रोधित हूं की जगह क्रोध आया है कहने लगते हो। अब आप मैं खो गया हूं की जगह अलगाव की अनुभूति है कहने लगते हो। अब आप प्रतिक्रिया नहीं करते, आप साक्षी बनते हो। यह सूक्ष्म अंतर ही है मुक्ति। बाहरी परिवर्तन में नहीं, बल्कि आंतरिक सीमाओं के घुलने में। सभी खंडों का समेकन पिछले खंडों में हमने देखा था। आत्मा का कोई स्थायी ढांचा नहीं। स्मृति भी अविश्वसनीय है। स्वतंत्र इच्छा एक सुंदर भ्रांति हो सकती है। पहचान एक भूमिका है, एक पात्र। हमने देखा कि शायद हम एक सिम्युलेटेड रियलिटी में हैं या चेतना किसी जैविक प्रक्रिया से परे है। पर सबसे गहरा बोध यह है कि कोई भी बोध अंतिम नहीं है। हर बोध एक और भ्रम की परत तक ले जाता है। और जब आप सभी परतों को धीरे धीरे स्वीकार करते हो बिना प्रतिरोध के, तब आप अहंकार, पहचान और विभाजन की जेल से बाहर आ जाते हो। तब आप केवल एक विचार नहीं होते, तब आप सभी विचारों की साक्षी चेतना होते हो। तब आप अभिनेता नहीं होते, आप मंच होते हो। आप मौन होते हो जिसमें सभी कहानियां उन लिखी जा रही हैं। समापन विचार, एक पल की शुद्ध उपस्थिति। तो इस अंतिम खंड में बस इतना कहना है। आंखें बंद करो, अपनी सांस को महसूस करो, अपनी त्वचा को महसूस करो, इस क्षण को महसूस करो। और अब कल्पना करो कि यह सांस भी आपकी नहीं है। वह प्रकृति का एक नृत्य है जिसमें आप केवल एक अभिव्यक्ति हो। आप लहरें नहीं हो, आप संपूर्ण समुद्र हो, अस्थायी रूपों के साथ। क्या यह बोध किसी शब्द में लिखा जा सकता है? नहीं, यह केवल महसूस किया जा सकता है। और यदि आपने अभी इस समय उसे जरा सा भी महसूस किया तो समझो वृत्त पूर्ण हो गया है। पर याद रखो, यह अंत नहीं है। यह एक कोमल शुरुआत है, एक नए प्रकार का जीवन जिसमें आप मैं नहीं कहते बल्कि केवल है कहकर जीते हो। अंतिम भाव, वृत्त आप ही हैं। यदि आप यहां तक आए हो तो अब आप वह व्यक्ति नहीं रहे जो खंड एक में थे। कुछ विलीन हो चुका है, कुछ नया उभर चुका है। अलग होने का विचार थोड़ा हल्का हो गया है और उसके भीतर एक कोमल प्रकाश जागा है। तो जब यह वीडियो समाप्त हो तो यह अनुभूति आपके साथ कोमलता से बनी रहे। आप कभी अलग नहीं थे, आप सदा संपूर्ण थे। एक गहरी सांस लो और अब सो। स्वयं के रूप में नहीं,
बल्कि उस मौन के रूप में जो नींद को भी देखता है। शुभ रात्रि। मौन से मौन तक आप वही हो